हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं दिसंबर 2015 के पार्ट ए के क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस को लेकर। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न शब्दों के समूहों में से हर एक में एक संख्या छिपी हुई है जिसके आधार पर आपको उन्हें घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शंस आर: ई, थाली में छेद मत करो। एफ, खचरे को पांचा मत करो। जी, बगीचा रम्य है। एच, बरसात में भीगे। थाली में छेद मत करो, इसमें छेद शब्द में छे छिपा हुआ है। एफ, खचरे को पांचा मत करो, पांचा शब्द में पांच हाईलाइट किया गया है। बगीचा रम्य है, बगीचा शब्द का चा और रम्य शब्द का र, चार। और इसी तरीके से बरसात, जिसमें कि 7 शब्द छिपा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे नंबर्स जो हम प्राप्त कर रहे हैं 6, 5, 4, 7। यदि हम इसके इंग्लिश इक्विवेलेंट में देखें, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ हिडन नंबर बेस्ड ऑन विच यू शुड अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पिक द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस आर: ई, पेपर्स आर जेरोक्स। इसको अगर ध्यान से देखें तो SIX 6 शब्द दिख रहा होगा। वाईफाई वेटरन, इसमें देखें तो FIVE 5 शब्द दिख रहा होगा। जी, योर सेल्फ आवर सेल्व्स, इसमें FOUR 4 दिख रहा होगा। एंड H इज ब्रेक्स इवन, इसमें आपको 7 दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हमें वही 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, 6, 5, 4 एंड 7, 4 नंबर्स मिल रहे हैं। और जिनको यदि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं तो हमें करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है HEFG। The second question is, the number of squares in the above figure is 30, 29, 25 and 20। यदि हम इस फिगर को स्प्लिट कर लें तो स्प्लिटेड फिगर में हमें दिखेगा हम 20 स्मॉल स्क्वायर्स तो एक्सप्लिसिटली देख सकते हैं, साथ ही साथ 4 स्मॉल स्क्वायर्स मिलकर एक बिग स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें 5 बिग स्क्वायर्स भी दिखेंगे, प्लस 4 ओवरलैपिंग स्क्वायर्स हम देख सकते हैं। इस तरीके से टोटल 9 बिग स्क्वायर्स मिल जाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स विल बी 20 + 9, दैट विल बी 29। थर्ड क्वेश्चन इज, a shopkeeper purchases a product for ₹100 and sells it making a profit of 10%. The customer resells it to the same shopkeeper incurring a loss of 10%. In these dealings, the shopkeeper makes no profit, no loss, ₹11, ₹1 and ₹20. So according to the question, the cost price is ₹100 and the profit made is 10%. So obviously selling price SP will be ₹110, which will be the cost price for the customer. अब जो कि कस्टमर उसी चीज को दोबारा बेच देता है उसी दुकानदार को at a loss of 10%. So SP will be what? SP will be CP minus loss, that will be ₹99. तो अब जो कस्टमर का सेलिंग प्राइस है वो शॉपकीपर के लिए अगेन कॉस्ट प्राइस बन गया, यानी शॉपकीपर ने उसी प्रोडक्ट को अब ₹99 पर खरीद लिया। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस तो प्रोडक्ट की ₹100 है, तो इस पॉइंट पर उसको प्रॉफिट होता है ₹1 का, एंड इनिशियली उसको प्रॉफिट हुआ था ₹10 का। सो द नेट प्रॉफिट विल बी ₹10 + ₹1, दैट विल बी ₹11। सो आवर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ₹11। Fourth question is, 5 congruent rectangles are drawn inside a big rectangle of perimeter 165 as shown. What is the perimeter of one of the 5 rectangles? Options are 37, 75, 15 and 165. So let length and breadth of a smaller rectangle be x and y. Bigger rectangle का length, that will be twice of length of smaller rectangle, that is 2x, and thrice of breadth of smaller rectangles, that is 3y. Thus
2x is equal to 3y. Now breadth of bigger rectangle will be x plus y according to the figure. So the perimeter of the bigger rectangle will be 2 times length plus breadth. After solving it, we will get 22x upon 3 as you can see it in the provided solution. After solving it, we will get x is equal to 22.5 and y is equal to 15. So our perimeter will be 2 times x plus y, that is 2 times 22.5 plus 15 is equal to 75. So our correct option will be second option, that is 75. Fifth question is, a person walks downhill at 10 km per hour, uphill at 6 km per hour and on the plane at 7.5 km per hour. If the person takes 3 hours to go from a place A to another place B and 1 hour on the way back, the distance between A and B is 15 km, 23.5 km, 16 km और given data is insufficient to calculate the distance. यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने के लिए एक व्यक्ति को 3 तरह के रास्तों से जाना पड़ रहा है. डाउन हिल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसे हम मान लेते हैं x, जो अप हिल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसे हम मान लेते हैं y एंड जो प्लेन डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उसे हम मान लेते हैं z. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल टाइम टेकन विल बी x upon 10 plus y upon 6 plus z upon 7.5 equal to 3. जिसको हम सिंप्लीफाई करें तो we will get 3x plus 5y plus 4z is equal to 19. अब पर्सन B से A तक पुनः लौट रहा है. इनिशियली जो अप हिल था वो अब लौटते समय डाउन हिल हो जाएगा और जो डाउन हिल था वो अब अप हिल हो जाएगा. सो पॉइंट B से पॉइंट A तक के मोशन को कंसीडर करने के लिए हमारा इक्वेशन हो जाएगा टाइम के रेफरेंस में z अपॉन 7.5 प्लस x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 10 which will be equal to 1. After simplifying it, 5x plus 3y plus 4z is equal to 30. then दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें and for the solve it we will get 8x plus 8y plus 8z is equal to 120, which after further simplifying we will get x plus y plus z is equal to 15 km. That is A से B तक की total distance 15 km होगी. तो our first option will be correct. But reverse motion के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो पर्सन है वो B से A तक की total distance डाउन हिल ही ट्रेवल कर रहा है. तो अगर वो डाउन हिल ट्रेवल कर रहा है तो उस केस में उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी 10 km per hour. तो टोटल डिस्टेंस 15 किलोमीटर है और यदि मैक्सिमम स्पीड से भी ट्रेवल कर रहा हो तो मैक्सिमम स्पीड पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 10 किलोमीटर पर आवर. सो द टाइम टेकन विल बी 1.5 आवर्स. बट क्वेश्चन में तो ये कह रहा है कि वापस आने के लिए जो टोटल डिस्टेंस लगा है वह 1 आवर. सो द क्वेश्चन इज इनकंसिस्टेंट इन इटसेल्फ. द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, a vessel is partially filled with water. More water is added to it at a rate directly proportional to time, that is, ddt of v is directly proportional to t. Which of the following graphs depicts correctly the variation of total volume v of water with time t? 4 graphs are given. So, according to question, ddt of v is directly proportional to t. तो हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं और इंटीग्रेशन करने पर हमें मिलता है v is equal to kt square plus c where k is constant of proportionality and c is a constant. So obviously this is the equation of a parabolic curve. The vessel was initially partially filled with water. Hence at t is equal to 0, v is equal to v naught. यदि हम इसी चीज को v is equal to kt square plus c में पुट कर दें तो हमें मिलेगा c is equal to v naught. So our modified equation will be v is equal to kt square plus v naught. So हमें क्लियरली दिख रहा है कि यह एक अपवर्ड पैराबोला का कर्व है और चूंकि
ये जीरो से ना शुरू होकर इनिशियली किसी वी नॉट वॉल्यूम से शुरू हो रहा है, हेंस आवर सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। The seventh question is, at one instant, the hour hand and the minute hand of a clock are one over the other in between the markings for 5 and 6 on the dial. At this instant, the tip of the minute hand, options are, is closer to the marking for 6, is equidistant from the markings for 5 and 6, is closer to marking for 5, is equidistant from the markings for 11 and 12. So according to the question, घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, that is hour hand and minute hand, ये दोनों coincide कर रहे हैं कहीं 5 और 6 के बीच में। तो यदि coincide कर रहे हैं तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, तो उस केस में हम थीटा इज इक्वल टू 60h माइनस 11m होल अपॉन 2, इस फॉर्मूले से हम मिनट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि दोनों किस पॉइंट ऑफ टाइम पर एग्जैक्टली मीट कर रहे हैं, और हमारा टाइम होगा 5:27 16.36। यदि एग्जैक्टली 5:30 हो रहा होता तो उस समय घंटे वाली सुई 5 और 6 दोनों के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर होती, लेकिन हमारा टाइम हो रहा है 5:27 समथिंग सेकेंड। So it is obvious that the minute hand will be somewhat closer to the marking for 5. So our third option will be correct. Our eighth question is, a bird leaves its nest and flies away. Its distance x from the nest is plotted as a function of time t. Which of the following plots cannot be right? एक पक्षी है, अपने घोंसले को उड़कर चला गया। 4 ग्राफ्स दिए गए, अब बताना है कि इन 4 ग्राफ्स में से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो कि सही नहीं होगा। तो यदि हम फर्स्ट ग्राफ को देखें, फर्स्ट ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है, पक्षी उड़ता जा रहा है किसी स्ट्रेट डायरेक्शन में। हो सकता है आसमान की ऊंचाइयों पर अगर हम देखें तो चील या इत्यादि इस तरह के कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन को देखें तो सेकेंड ऑप्शन में भी विद द इंक्रीज इन टाइम डिस्टेंस इज फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। इट इज क्वाइट पॉसिबल पक्षी उड़ता हुआ जा रहा था, फिर वो वापस आने लगा। यही चीज हमें फोर्थ ऑप्शन में भी दिखाई देती है कि फोर्थ ऑप्शन में भी विद इंक्रीज इन टाइम डिस्टेंस फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। बट इन द केस ऑफ थर्ड ग्राफ, यदि हम एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन खींच दें दैट इज पैरेलल टू द डिस्टेंस एक्सिस, उस केस में यदि हम देखें तो दिस स्ट्रेट लाइन कट्स एट 2 पॉइंट्स। इट मीन्स एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पक्षी एक समय में 2 जगहों पर है, यह तो संभव ही नहीं है। तो एक ही समय में किसी ऑब्जेक्ट का कई स्थानों पर होना, ये तो कुछ मैजिकल चीज ही हो सकती है। सो आवर थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। द 9th question is, a cubical cardboard box made of 1 centimeter thick cardboard has outer side of 29 centimeter. A tight fitting cubical box of same thickness is placed inside it. Then another one inside it, and so on. How many cubicle boxes will be there in the entire set? Options are 29, 28, 15 और 14। तो क्वेश्चन के अनुसार एक क्यूबिकल बॉक्स है, वो जिस गत्ते से बना हुआ है उस गत्ते की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। उस क्यूबिकल बॉक्स का साइड लेंथ 29 सेंटीमीटर का है। अब उसके अंदर यदि हम एक कोई टाइट फिटिंग क्यूबिकल बॉक्स रखते हैं तो चूंकि गत्ते की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, इसलिए दोनों ओर से 1-1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा और हमारा जो सेकेंड बॉक्स होगा उसकी साइड लेंथ हो जाएगी 27 सेंटीमीटर। सिमिलरली जो हमारा थर्ड बॉक्स होगा उसके लिए अवेलेबल स्पेस 25 सेंटीमीटर का होगा और इसी तरह दिस विल गो ऑन
और हमारा सीक्वेंस मिलेगा 29, 27, 25, 23 डॉट 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 अप टू 7, 5 और 3 पर ही क्यों रुक जाएंगे? क्योंकि 3 के बाद जब 3 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड इंट्रोड्यूस हो गया होगा उस समय अब उसके बाद अंदर जो अवेलेबल स्पेस होगा वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर होगा। कार्डबोर्ड के गत्ते की मोटाई ही 1 सेंटीमीटर है, सो अब हम इसमें कोई और क्यूबिकल कार्डबोर्ड इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। सो अब इस सीक्वेंस के नंबर ऑफ टर्म्स को हम फाइंड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इस फॉर्मूले के अनुसार सॉल्व करने पर हमारा नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगा 14, यानी इंक्लूडिंग द आउटर कार्डबोर्ड टोटल नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स विल बी 14. The 10th question is, secondary colors are made by a mixture of 3 primary colors, red, green and blue, in different proportions. Each of the primary color comes in 8 possible levels. Gray corresponds to equal proportions of red, green and blue. How many shades of gray exist in this scheme? Options are 8 to the power 3, 8, 3 to the power 8 and 8 into 3. तो क्वेश्चन के अनुसार रेड, ग्रीन, ब्लू यदि तीनों को हम इक्वल प्रोपोर्शन में मिला दें तो हमें ग्रे कलर मिलेगा, और हर एक कलर 8 पॉसिबल लेवल्स में एग्जिस्ट करता है, यानी 8 शेड्स में एग्जिस्ट करता है। लेकिन यदि हमें ग्रे कलर बनाना है तो उसके लिए हमें तीनों कलर को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करना होगा। तो इस तरीके से एक परफेक्ट ग्रे कलर बनाने के लिए तीनों के शेड सेम होने चाहिए और तीनों की क्वांटिटी सेम होने चाहिए, यानी हमारे पास ग्रे के लिए सिर्फ और सिर्फ 8 पॉसिबल शेड्स ही अवेलेबल होंगे। सो आवर सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट विल बी 8. Our 11th question is, the triangle formed by the lines y is equal to x, y is equal to 1 minus x and x is equal to 0 in a two-dimensional plane is isosceles and right angled, isosceles but not right angled, right angled but not isosceles, neither isosceles nor right angled. लाइन y is equal to x को प्लॉट करते हैं तो इस लाइन का स्लोप होगा 1। इसका मतलब यह लाइन x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही होगी। लाइन y is equal to 1 minus x को यदि हम प्लॉट करें तो इस लाइन का स्लोप है -1। इसका मतलब ये पॉजिटिव x एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल बना रही होगी, यानी एंगल OBA की बात करें तो दैट विल बी 45 डिग्री. इट इंप्लाइज इन ट्राइंगल OCB एंगल COB is 45 degree, angle OBC is also 45 degree, 45 plus 45 90, hence the third angle, that is angle OCB, will be of 90 degree. So clearly यह जो ट्राइंगल बनेगा यह ट्राइंगल आइसोसेलेस एंड राइट एंगल्ड है. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, that is isosceles and right angled. The 12th question is, there are two buckets A and B. Initially A has 2 liters of water and B is empty. At every hour 1 liter of water is transferred from A to B, followed by returning half liter back to A from B half an hour later. The earliest A will get empties in, options are 5 hours, 4 hours, 3 hours and 2 hours. According to the question, A bucket में initially 2 liter water है and B में 0 liter water. 1 घंटे बाद A में से 1 लीटर पानी लेकर B में डाल दिया जाता है, तो अब A में बचता है 1 लीटर पानी और B में भी हो जाता है 1 लीटर पानी. फिर आधे घंटे बाद B में से आधा लीटर पानी लेकर A में डाल दिया जाता है, तो A में अब 1.5 लीटर पानी हो जाता है, जबकि B में हाफ लीटर वाटर ही बचा रहता है. सेकेंड आवर के इनिशिएशन में A में से फिर 1 लीटर पानी लेकर B में डाल दिया गया, तो अब A में सिर्फ हाफ लीटर पानी बचा और B में 1.5 लीटर पानी. फिर आधे घंटे बाद हाफ लीटर पानी B में से निकालकर A में डाल दिया जाता है, तो अब A में 1 लीटर पानी बचता है और B में भी 1 लीटर पानी रह जाता है. तो इस पॉइंट पर दोनों में इक्वल लेवल ऑफ वाटर हो जाता है. एट द इनिशिएशन ऑफ थर्ड आवर A में से 1 लीटर पानी निकालकर B में डाल दिया जाता है. चूंकि
ए के पास 1 लीटर पानी ही बचा हुआ था, अतः 1 लीटर पानी निकाल कर बी में डाल देने के बाद अब ए में 0 लीटर पानी बचेगा, जबकि बी में 2 लीटर पानी बचेगा। तो इस तरीके से एट द इनिशिएशन ऑफ थर्ड आवर ए बकेट पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। Thus, the earliest time in which A will get empty is 3 hours. So, our third option is correct. 13th question is statement A. The following statement is true. Statement B. The preceding statement is false. Choose the correct inference from the following. Options are statement A and B are always true. Statements A and B can be true if there is at least one statement between A and B. Statements A and B can be true if there are at least 2 statements between A and B. Statements A and B can never be true independently. So friends, यदि हम फर्स्ट ऑप्शन को सही माने तो स्टेटमेंट ए कहता है कि नीचे वाला सही है और स्टेटमेंट बी कहता है कि ऊपर वाला गलत है। तो ये दोनों ही आपस में क्लैशिंग स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज एम्बिगुअस, ये सही हो ही नहीं सकता। यदि हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें, स्टेटमेंट्स ए एंड बी कैन बी ट्रू इफ देयर इज एटलीस्ट वन स्टेटमेंट बिटवीन ए एंड बी। तो यदि दोनों के बीच में केवल एक स्टेटमेंट होगा तो उसे एक ही समय पर ट्रू और फॉल्स दोनों ही होना पड़ेगा, ये भी संभव नहीं है। स्टेटमेंट्स ए एंड बी कैन बी ट्रू इफ देयर आर एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट्स बिटवीन ए एंड बी। यदि दोनों के बीच में 2 स्टेटमेंट है, जैसे सॉल्यूशन में लिया हुआ है कि 2 स्टेटमेंट्स हमने लिया, द सन राइजेस इन द ईस्ट, अरुण इज इमॉर्टल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है एंड सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इस केस में हमें देख सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स ए एंड बी सही हो जाएंगे यदि दोनों के बीच में एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट्स प्रेजेंट हों। एंड फोर्थ ऑप्शन, स्टेटमेंट्स ए एंड बी कैन नेवर बी ट्रू इंडिपेंडेंटली। तो इंडिपेंडेंटली तो 2 स्टेटमेंट्स ट्रू एक साथ हो ही सकते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा रिक्वायर्ड ऑप्शन हो गया थर्ड ऑप्शन, दैट इज स्टेटमेंट्स ए एंड बी कैन बी ट्रू इफ देयर आर एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट्स बिटवीन ए एंड बी। 14th question is, car is moving at 60 km per hour. The instantaneous velocity of uppermost points of its wheels is 60 km per hour forward, 120 km per hour forward, 60 km per hour backward, and 120 km per hour backward. तो according to the question, व्हील का सेंटर ऑफ मास 60 km per hour की स्पीड से मूव कर रहा है एंड व्हील का जो अपर मोस्ट पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ मास के दुगने स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा। तो अपर मोस्ट पॉइंट की स्पीड होगी 120 km per hour। बट क्वेश्चन में ये कहा नहीं गया है कि कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है कि अपवर्ड डायरेक्शन में। सो कंसिडरिंग बोथ ऑप्शंस, व्हील के अपर मोस्ट पॉइंट की स्पीड 120 km per hour फॉरवर्ड भी हो सकती है एंड बैकवर्ड भी, हेंस second and fourth both options are correct. 15th question is, if D plus I plus M is equal to 1501, C plus I plus V plus I plus L is equal to 157, L plus I plus V plus I plus D is equal to 557 and C plus I plus V plus I plus C is equal to 207. What is V plus I plus M? Options are cannot be found, 1009, 1006 and 509. रोमन न्यूमरल्स में यदि हम देखें तो M is equal to 1000 होता है, D is equal to 500, C is equal to 100 and L is equal to 50. तो इसके अकॉर्डिंग D plus I plus M that is 500 plus 1 plus 1000 that is 1501. Similarly सिविल शब्द में देखें C plus I plus V plus I plus L is equal to 100 plus 1 plus 5 plus 1 plus 50
that will be equal to 157. Livid में L plus I plus V plus I plus D is equal to 50 plus 1 plus 5 plus 1 plus 500 is equal to 557. Civic, that is C plus I plus V plus I plus C is equal to 100 plus 1 plus 5 plus 1 plus 100, that will be equal to 207. So accordingly, V plus I plus M, that is 5 plus 1 plus 1000 is equal to 1006. So our third option is correct, that is 1006. The 16th question is, a living cell has a protoplasm which is water based and demarcated by lipid bilayer membrane. If a cell is pierced up to 1/5 of its diameter with a very sharp needle, after taking the needle out, no effect will be observed. Protoplasm will leak out from the hole made by the needle for a few minutes until the cell heals the wound. Protoplasm will keep on leaking out till the cell is dead and the cell will burst like a balloon. तो क्वेश्चन के अनुसार प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है और सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को फॉलो करता है क्योंकि एक लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन से बना हुआ है. तो यदि हम सेल में निडल से पियर्स करते हैं और फिर निडल को हटा दिया जाए, देन ड्यू टू द हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स एंड ड्यू टू लैटरल डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन्स, सेल अपने आप को तुरंत ही हील कर लेगा और इस केस में हमें कुछ भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा. लेकिन यह एक तरह का लॉजिक है. हो सकता है कि कुछ अदर पॉसिबल लॉजिक्स भी हों, जैसे 1/5 ऑफ इट्स डायमीटर का क्या सिग्निफिकेंस है, यह कंप्लीटली अस्पष्ट है. हेंस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लॉजिक के अलावा और भी बेहतर लॉजिक्स को ढूंढने का प्रयास करें. 17th question is, density of a rice grain is 1.5 gram per cubic centimeter and bulk density of rice heap is 0.80 gram per cubic centimeter. If a 1 liter of container is completely filled with rice, what will be the approximate volume of pore space in the container? Options are 350 cubic centimeter, 465 cubic centimeter, 550 cubic centimeter and 665 cubic centimeter. तो दोस्तों 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है. अब क्वेश्चन के अनुसार बल्क डेंसिटी ऑफ राइस हीप इज 0.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो उस 1 लीटर के बर्तन में जितना भी चावल भरा जा सकता है उस चावल का भार होगा बल्क डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज 0.80 into 1000 which will be equal to 800 ग्राम. यानी 1 लीटर के बर्तन में 800 ग्राम चावल ही भरा जा सकेगा. चावल के दानों की डेंसिटी 1.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है. सो 800 ग्राम चावल के दानों का वॉल्यूम निकालने के लिए मास अपॉन डेंसिटी, दैट इज 800 upon 1.5, that is equal to 533.33 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो इसका यह मतलब है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बर्तन में जितने भी चावल भरे गए उस टोटल चावल का वॉल्यूम है 533.33 क्यूबिक सेंटीमीटर. सो चावल के दानों के बीच के जो स्पेसेस होंगे उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1000 minus 533.33, that will be equal to 466.67 cubic centimeter. Hence, according to the given options, the approximate volume of pore space in the container is 465 cubic centimeter. So our second option is correct. 18th question is, a turtle starts swimming from a point A located on the circumference of a circular pond. After swimming for 4 meters in a straight line, it hits point B on the circumference of the pond. From there, it changes direction and swims for 3 meters in a straight line and arrives at point D diametrically opposite to point A. How far is point D from A? Options are 3 meter, 4 meter, 7 meter and 5 meter.
तो जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, सर्कुलर पॉन्ड में पॉइंट ए से टर्टल मूव करना स्टार्ट करता है और वो 4 मीटर तक जाता है। 4 मीटर पर पॉइंट बी तक ट्रेवल करता है। पॉइंट बी पर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है और 3 मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सच दैट जब वो पॉइंट डी पर पहुंचता है तो पॉइंट डी पॉइंट ए के डायमेट्रिकली अपोजिट है, यानी कि यह एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन रहा है। मींस पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर हम यहाँ जान सकते हैं कि AD will be equal to 5 meter. Hence our fourth option is correct, that is 5 meter. The 19th question is, 4 circles of unit radius each are drawn such that each one touches 2 others and their centers lie on the vertices of a square. The area of the region enclosed between the circles is pi minus 1, pi minus 2, 3 minus pi, 4 minus pi. तो जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, 4 सर्कल्स को इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि हर एक सर्कल 2 अदर सर्कल्स को टच कर रहा है। अब चारों सर्कल्स को सेंटर को हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें एक स्क्वायर मिलता है। सिंस रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 1 यूनिट, हेंस साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी ऑफ 2 यूनिट्स। यदि हम फिगर में देखें और फिगर के स्क्वायर में आने वाले चारों क्वाड्रेंट्स को हम ज्वाइन कर दें तो चारों क्वाड्रेंट्स को ज्वाइन करने पर हमें एक सर्कल मिलेगा जिसका रेडियस 1 यूनिट होगा। तो इस तरीके से सर्कल की एरिया हो जाएगी पाई। सो द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल्स, इसको निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, that is 4 minus pi square units. Hence our fourth option is correct, that is 4 minus pi. Our last question is, a film projector and microscope give equal magnification, but a film projector is not used to see living cells because a living cell cannot be placed in a film projector. The viewer's eye is close to a microscope whereas it is far away from the projector's screen. A microscope produces a virtual image whereas projector produces a real image. And microscope has greater resolving power than a projector. Friends, resolving power is the ability of an optical instrument to separate small or closely adjacent images. माइक्रोस्कोप का यूज हम करते हैं स्मॉल चीजों को देखने के लिए, जबकि फिल्म प्रोजेक्टर इज यूज्ड टू प्रोजेक्ट द मैग्नीफाइड इमेज ऑन द स्क्रीन। सिंस द लिविंग सेल्स आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज, हेंस टू सी क्लियरली we will use microscope because microscope has greater resolving power than the film projector, as it can be used to see the objects of smaller dimensions. Hence our fourth option is correct. A microscope has greater resolving power than a projector. Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel.